हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस सेशन में। दिस सेशन इज पार्ट ऑफ अ 10 मिनट अ डे सीरीज फॉर द जेआईबी एग्जाम। यहाँ पर हम आई एंड आईएफएस के काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं। एंड आज का हमारा टॉपिक है मॉड्यूल सी का चैप्टर 25, रेगुलेशन ऑफ एनबीएफसीज, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। तो इज दिस पर्टिकुलर टॉपिक रियली इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू? क्या इससे किस तरह का क्वेश्चन आता है, डीपली हमें पढ़ना पड़ेगा क्या ये टॉपिक? ये सारे चीजों से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेगी with respect to this topic, so please stay tuned till the end of the video. Okay, तो अगर आप लोग जेआईबी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, you should have a very good idea of the previous year questions, most important topics and MCQs, जिनका बढ़िया पीडीएफ डॉक्यूमेंट हमने बनाया है जो आप डाउनलोड कर सकते हैं by clicking the link given in the description of this video. Okay, तो यहाँ पर आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है एनबीएफसी की रेगुलेशन किस तरीके से होती है। बिकॉज एनबीएफसी फुल फॉर्म अगर हम देखें रेगुलेशन का, आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा। नॉन बैंकिंग यानी कि ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत एस्टैब्लिश नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, दे आर डूइंग फाइनेंशियल एक्टिविटीज, यानी कि वो लोन्स या फिर डिपॉजिट्स लेते हैं एंड देन वे लोन्स एडवांसेस देने का जो क्षमता है वो रखते हैं, राइट। तो दिस इज द फाइनेंशियल एक्टिविटी दैट दे आर डूइंग एंड दे आर कॉल्ड कंपनीज, बिकॉज ये कंपनीज एक्ट 2013 के तहत एस्टैब्लिश्ड है। So the definition itself, the NBFC का full form itself gives you an idea कि NBFC के regulation ऑब्वियसली क्योंकि ये बैंक नहीं है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत एस्टेब्लिश नहीं है, आरबीआई के द्वारा बहुत ज्यादा रेगुलेट नहीं किया जा सकता है। तो रेगुलेट किया किसके द्वारा दिया जा सकता है, लेट अस हैव अ लुक। ठीक है, तो हमने पहले ये क्लासिफिकेशन ऑफ एनबीएफसीज हमने देखा था। इसमें छोटा सा एक टॉपिक दैट इज साइज बेस्ड क्लासिफिकेशन वो रह गया, सो दैट ऑल्सो वी विल सी। ये सारे एक्टिविटी बेस्ड क्लासिफिकेशन वी हैव ऑलरेडी सीन। तो साइज बेस्ड क्लासिफिकेशन में देयर आर टू काइंड्स ऑफ एनबीएफसीज। एक तो सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट, ठीक है, कि बहुत ही बड़ा, इतना सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कब होता है, जब वो इतना बड़ा होता है कि दैट इज टू बिग टू फेल। ठीक है, इफ इट फेल्स द एंटायर इकोनॉमी विल बी फेलिंग। फेलिंग ऑफ सच एन इंस्टीट्यूशन मींस इकोनॉमी पूरा फेल हो जाएगा एंड बहुत ज्यादा कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। तो 500 करोड़ या उससे ज्यादा का एसेट्स अगर किसी एनबीएफसी नॉन डिपॉजिट टेकिंग जो एंटिटी है उसके पास है, तो दैट विल बी कॉल्ड सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट। ये चीज बता दी गई है। कैन यू जस्ट टेल मी कि इंडिया में कौन से ऐसे बैंक्स है जिन्हें सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट कहा गया है, राइट। अब इसके अलावा अगर ये जो एनबीएफसी इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो उसे एडिक्वेट कैपिटल मेंटेन करना होगा, एक्सपोजर के इसके नॉर्म्स है कि कितना ये लोन्स वगैरह दे सकता है, अलॉन्ग विद दैट रिपोर्टिंग के भी रिक्वायरमेंट्स है, यानी कि इसको सारी चीजें रिपोर्ट अच्छे से करनी होंगी। तो ये सेफ गार्ड जरूर लेना पड़ेगा अगर ये एनबीएफसी बहुत ज्यादा सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर द इकोनॉमी। ओके, सो दीज आर द थिंग्स विद रिस्पेक्ट टू दिस पर्टिकुलर एनबीएफसी। अब हम देख लेते हैं कि रेगुलेशन किस तरीके से एनबीएफसी का हो सकता है। तो वी नो कि एनबीएफसीज आर कंपनीज एस्टैब्लिश्ड अंडर द सेक्शन 3 ऑफ कंपनीज एक्ट। ठीक है, अब ये तीन टाइप्स के हैं, राइट। थ्री टाइप्स ऑफ दीज एनबीएफसीज वी कैन से। अब पहला अगर हम देखें, एनबीएफसी जो आरबीआई के साथ रजिस्टर्ड है तो उनका रेगुलेशन, सुपरविजन, एनफोर्समेंट, सर्वेलेंस सब कुछ आरबीआई के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, आरबीआई का एक पर्टिकुलर प्रोविजन भी आरबीआई एक्ट में जिसको मॉडिफाई किया गया है, अमेंड किया गया, चेंज किया गया, सो दैट आरबीआई कैन रेगुलेट दिस एंटिटीज। तो वो चीज भी हम आगे देखेंगे। अब एनबीएफसी जो अदर रेगुलेटर्स के द्वारा रेगुलेटेड है वो कौन से हैं? तो सबसे पहले नेशनल हाउसिंग बैंक। तो याद रखिए ये रेगुलेटर्स से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो नेशनल हाउसिंग बैंक हाउसिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को रेगुलेट करता है। तो नाम से आपको पता चल जाएगा हाउसिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस एग्जाम में आ रहा है, तो यू विल बी पिकिंग नेशनल हाउसिंग बैंक एज द पर्टिकुलर रेगुलेटर। अब देखिए सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंजेस बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि स्टॉक, शेयर्स, बॉन्ड्स, इन चीजों से रिलेटेड जो मार्केट है उससे डील करता है, सिक्योरिटीज मार्केट कहते हैं जिसे, राइट। ऑल्सो द एक्सचेंजेस को भी अच्छे से देखरेख करने का काम सेबी का है। तो मर्चेंट बैंकिंग कंपनी इन्हें रेगुलेट करता है, वेंचर कैपिटल फंड कंपनी, स्टॉक ब्रोकिंग, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट, ये सारे शेयर्स बॉन्ड से रिलेटेड है, तो सेबी रेगुलेट्स देम। अब इसके अलावा देर आर टू काइंड्स ऑफ कंपनीज, चिट फंड कंपनीज एंड निधि कंपनीज। ठीक है, तो चिट फंड कंपनीज ऐसे हैं, निधि कंपनीज ऐसे जहां पर मनी को पूल किया जाता है। जैसे 100 रुपीज 10 पीपल ने दिया एक पर्टिकुलर मंथ में, तो ये 100 रुपीज 10 पीपल के इकट्ठा होकर कितना हो जाएगा 1000। तो उसमें से एक पर्सन को 1000 दे दिया जाएगा चिट निकाल के, किसका नाम आ रहा है उसको दे दिया जाएगा।
ऐसे 10 मंथ्स का स्कीम है एंड 10 पीपल को 1000 मिलेगा। तो दैट मीन्स इट्स जस्ट अ कलेक्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर मनी एंड देन दैट इज गिवन। तो इस तरीके से तो चिट फंड कंपनीज हो गए जो कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा रेगुलेट किए जाते हैं। ठीक है। अब निधि कंपनी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के द्वारा रेगुलेट किया जाता है, ये चीज याद रखें। म्यूचुअल बेनिफिट कंपनीज है। ठीक है। म्यूचुअल बेनिफिट कंपनीज मोस्टली कोऑपरेटिव के टाइप्स होते हैं जो अगेन नॉन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल एक्टिविटीज करने में अपना काम करते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स इन्हें रेगुलेट करता है। तो जो भी कंपनीज है, जनरल कंपनीज जिन्हें कहते हैं, उन्हें मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स रेगुलेट करता है। देयर आर इंश्योरेंस कंपनीज, आईआरडीआई के द्वारा ये रेगुलेट होते हैं, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नाउ देयर आर वेरियस अदर नॉन बैंकिंग ऐसे इंस्टीट्यूशन जो कि फाइनेंशियल एक्टिविटीज नहीं करते, तो दे आर कॉल्ड नॉन बैंकिंग नॉन फाइनेंशियल कंपनीज। तो दे आर नॉर्मल कंपनीज। नॉर्मल कंपनीज को रेगुलेट करने का पूरा दायित्व मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के पास है। रेगुलेशन, सुपरविजन, सर्वेलेंस कंपनीज एक्ट के तहत इन्हें किया जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट ये एनफोर्समेंट एजेंसी यानी कि इन्हें एनफोर्स करने का वी कैन से कि सारा का सारा जो इनसे रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशंस है उन्हें एनफोर्स करने का पूरा दायित्व, ड्यूटी जो है स्टेट गवर्नमेंट्स को दिया गया है, राइट। तो इस तरीके से सारा रेगुलेशन का सेटअप वी हैव सीन। वी विल गो अ लिटिल डीपर कि ये रेगुलेशन आरबीआई कितना कितना रेगुलेट कर सकता है। अब यहाँ पे देखिए रेगुलेटर्स और ऑफ एनबीएफसी, ये हेडिंग है इस पर्टिकुलर चार्ट में जो डिफरेंट एंटिटीज दिए गए एंड उसके रेगुलेटर्स का। अब यहाँ पे कहा गया है रेगुलेटरी ओवरसाइट। ठीक है। तो आरबीआई कंप्लीटली रेगुलेट नहीं कर सकता एनबीएफसी को, सो देयर इज जस्ट रेगुलेटरी ओवरसाइट। कुछ एस्पेक्ट्स को जब रेगुलेट किया जाता है दैट इज कॉल्ड द रेगुलेटरी ओवरसाइट। अब ये एस्पेक्ट्स में भी किस तरीके से रेगुलेशन का पावर आरबीआई को मिला, बिकॉज आरबीआई एक्ट 1997 को अमेंड किया गया था और उसमें चेंजेस किए गए थे। चैप्टर 3 भी है उसमें एक्ट में, तो उसे चेंजेस किए गए थे। सबसे पहली बात आरबीआई ये कहता है कि ऑल द एनबीएफसीज विच आर रिक्वायर्ड, मतलब जिनका रिक्वायरमेंट है, दे हैव टू रजिस्टर विद आरबीआई। मिनिमम नेट ओन फंड उनको मेंटेन करना होगा। नाउ नेट ओन फंड इज द अमाउंट ऑफ मनी दैट इनिशियली उस पर्टिकुलर एनबीएफसी को चलाने के लिए इस्तेमाल किया गया था। ठीक है। एंड ऑल्सो ये मनी चेंज होते रहता है बेस्ड अपॉन व्हाट प्रॉफिट्स एंड उसका कितना पार्ट जो है कैलकुलेशंस के बेसिस पे नेट ओन फंड जो है आप देख सकते हैं। तो मिनिमम नेट ओन फंड दे हैव टू मेंटेन। एंड जो भी सिक्योरिटीज का लेन देन किया जा रहा है वो अनएंक्यूम्बर्ड होने चाहिए, कोई स्ट्रिंग्स अटैच नहीं होने चाहिए। ऐसे नहीं कि कोई रिमेनिंग पेमेंट या फिर किसी और को ट्रांसफर करना, ये सारी चीजें उसमें हो। रिजर्व फंड भी इन्हें मेंटेन करना होगा। 20% ऑफ देयर प्रॉफिट्स दे हैव टू मेंटेन इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व, क्योंकि ये स्पेसिफिकली सीआरआर एसएलआर लाइक बैंक्स तो मेंटेन नहीं करते। तो रिजर्व फंड 20% जो भी प्रॉफिट्स है दे हैव टू मेंटेन हियर। एंड आरबीआई की पॉलिसीज, इनकम रिकॉग्निशन, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से रिलेटेड उन्हें फॉलो करना है। आरबीआई इनको डायरेक्शंस इशू कर सकता है, स्पेशल ऑडिट जो है ऑर्डर कर सकता है। आरबीआई प्रोहिबिट कर सकता है एनबीएफसीज को कि ये जो भी एसेट्स को फाइनेंस कर रहे हैं उन्हें एलियनेट नहीं करना, उन्हें बीच में नहीं छोड़ना है। यू हैव टू कंप्लीट इट। आरबीआई कुछ एनबीएफसीज को इन वेरी क्रिटिकल केसेस वाइंड अप भी करवा सकता है कि क्लोज करो एनबीएफसी, नहीं चलेगा अब क्योंकि इसका काम सही नहीं है। ठीक है। इस तरीके से नाउ यू कैन सी दिस इज अ क्वेश्चन दैट आपको आंसर करना है इन द कमेंट सेक्शन। प्लीज ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। एनबीएफसी इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन डैश रिजर्व फंड इन इंडिया। कितना परसेंटेज उसका प्रॉफिट जो है रिजर्व फंड में मेंटेन करना होगा। दैट इज यू गिव्स द राइट आंसर। एनबीएफसी फैक्टरिंग कंपनी इन इंडिया इज वन हुज इनकम अराइजिंग आउट ऑफ द प्रिंसिपल बिजनेस इज नॉट लेस देन डैश ऑफ इट्स टोटल एसेट्स एंड टोटल इनकम। ठीक है। तो उनका इनकम कितना है ये चीज यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो सी 50% जो उनका जो टोटल इनकम है वो फैक्टरिंग के बिजनेस में अगर जा रहा है तो एनबीएफसी फैक्टरिंग कंपनी से कहा जाएगा। नो अपार्ट फ्रॉम दिस लेट मी टेल यू दैट वी हैव कम अप विद वंडरफुल कोर्सेज सो दैट वी कैन हेल्प यू आउट इन योर प्रिपरेशन फॉर द एग्जाम। तो आप इन कोर्सेज को अवेल कर सकते हैं। इनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर गूगल पे जाकर edutap.in टाइप करेंगे तो यू विल कम टू दिस पर्टिकुलर पेज एंड यहाँ से जैब कोर्सेज में जाइए। तो वी हैव द मास्टर कोर्स जहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट क्लासेस, शॉर्ट रिकॉर्डेड वीडियोस 15-20 मिनट्स के, इसके थ्रू टोटल सिलेबस को जो है डिलीवर किया जा रहा है ताकि आप अपने ब्रेक, कम्यूट टाइम, छोटे छोटे जो टाइम आपको मिलता है उसको यूटिलाइज करके आराम से इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर सके, चैप्टर्स कंप्लीट कर सके। अब इसके अलावा चैप्टर वाइज एमसीक्यूज, नोट्स, फुल लेंथ मॉक टेस्ट ये भी दिया जा रहा है एंड ऑल्सो एग्जाम से पहले रिवीजन के लिए लाइव क्लासेस के थ्रू मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको रिवाइज करा दिए जाते हैं। तो आपको खुद मेहनत एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, राइट। तो ये मास्टर कोर्स है। इस का वी कैन से कि देयर आर 2 वेरिएंट्स 8 एंड 12 मंथ्स का। तो
इसका जो कॉस्ट है JAIB कोड यूज करने पे 80% डिस्काउंट भी आपको मिल रहा है, तो यू कैन गो फॉर दिस। चारों कंपोनेंट्स का ये कोर्स है, और लेटेस्ट से आपको चारों नहीं कुछ ही कंपोनेंट्स का चाहिए तो यू कैन गो फॉर दैट ऑल्सो, लाइक IIFS का, KLA, PPB का, AFM का, इस तरीके से तो आप इनको भी बाय कर सकते हैं, राइट। तो इस तरीके से ये सारे कोर्सेज है जो आपको हेल्प करेंगे फॉर द प्रिपरेशन, डू बी पार्ट ऑफ देम, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अपार्ट फ्रॉम दिस, इफ यू हैव एनी अदर क्वेरीज यू कैन कॉल अस ऑन दिस नंबर और ड्रॉप अ मेल at hello@edutech.co.in. विशिंग यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।